नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों तरफ अपने पैर तेजी से पसार रहा है और पसार चुका है। तो इससे बचने के लिए कुछ दिशा दिशा निर्देश हैं जो आपको पालन करने चाहिए। जैसे कि जभी भी घर से बाहर जाएँ तो हमेशा मास्क पहन कर जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने साथ रखें और सार्वजनिक स्थलों जैसे मॉल है, ऑफ़िसेज़ है और बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तमाम जो भी है, हॉस्पिटल हैं, तो उन उन उनमें हमेशा मास्क ज़रूर पहन कर रखें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय आप गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ, इसकी बजाय प्रणाम करें, हाथ जोड़कर। और दूसरी बात, किसी भी हर व्यक्ति से शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट या अ, 6 फीट की या फिर 2 गज की शारीरिक दूरी आप बनाए रखें। तो और आप हमेशा वक़्त-वक़्त पर साबुन से अपने हाथ धोएँ और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग तभी करें, जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना मौजूद हो। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो अ, देखिए, शिक्षा निर्देश ये जो वीडियो है, ये जो वर्कशीट दी गई बच्चों, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, वर्कशीट 14 है ये, ठीक है? मतलब शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है और तिथि है इसका डेट है 13 नवंबर 2020 कक्षा 7 यहाँ इस लाइन में आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में कक्षा अध्यापक का नाम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए आइए शुरू करते हैं समानता जो वर्कशीट का जो टाइटल है वो है समानता। तो इससे पहले देखिए आपकी वर्कशीट में डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र दिया गया है। उनको आप बहुत भली-भाँति जानते-पहचानते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखें, तो आप ये अपनी वर्कशीट ज़रूर साथ लेकर बैठें। तो मैंने अब यहाँ पर चित्र नहीं लगाया अभी इनका, तो उनके जो पहले उनका जो कथन है उनको पढ़ लेते हैं, वो उनकी बातें देखिए, अपने आत्म-सम्मान को दाँव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्म-सम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्म-सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है? पर विजय उसके बाद में क्या दिया है? केवल कठिनाइयाँ और निरंतर संघर्ष के बल पर ही मनुष्य विश्वास और मान और क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, ठीक है? परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्म-सम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्म-सम्मान रहित जीवन जीने से अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो ये कौन कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए उनके कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए देखिए अपने आत्म-सम्मान को जो है ना, अपने आत्म-सम्मान को कभी भी दाँव पर नहीं लगाना चाहिए, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि देखिए, अगर कभी भी हमें हमारे साथ असमानता का जहाँ भी हमारे साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, वहाँ हम अपनी आवाज़ उठाएँ क्योंकि अंबेडकर जी कहते हैं कि आप जिस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का जो उस व्यक्ति के साथ आत्मसम्मान की गरिम की आत्मसम्मान की बात जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो व्यक्ति जीने के काबिल नहीं है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि जिससे उसका आत्मसम्मान हमेशा बना रहे। कोई अगर आपकी बेइज़्ज़ती करता है, कोई आपके साथ भेदभाव करता है,
तो उसके खिलाफ आप आवाज जरूर उठाइए। ऐसा काम करिए कि आपके जीवन में हमेशा आत्मसम्मान बना रहे, है ना? ये कौन कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए, आप देखिए, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान, ठीक है, कि कुछ प्रावधान दिए गए, उनकी बातों में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति ही समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग कर सकते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है? अब इस अब देखिए, एक-एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहला प्रावधान हमने किस बात पे चर्चा की कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है। देखिए, कानून के सामने मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई आम नागरिक हो, हर एक व्यक्ति को अगर कोई किसी हर एक व्यक्ति को अपराध के लिए सेम सज़ा मिलेगी। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति एक जैसे आपने देखा भी होगा कि एक नेता जो था, चारा घोटाले के चक्कर में यह जेल जा चुका है। आपने आजकल ये भी प्रकरण सुन रहे होंगे कि ड्रग्स मामले में कई हीरो-हीरोइन, है ना, जेल में गए हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई अपराध ये हीरो हीरोइन या नेता के अलावा कोई आम आदमी भी करता, तो उसको भी यही सजा मिलती जो इनको मिली है। मतलब ये है कि कानून के सामने हर कोई व्यक्ति समान है। ठीक है? अब दूसरा प्रावधान क्या है देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है? अब देखिए, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके साथ में आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे उसकी जाति को लेकर के कि भई ये नीची जाति का है तो हम इसके साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएँगे या है ना? ये आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, है ना? या किसी धर्म का है तो भई दूसरे धर्म को नौकरी दे सकते हैं, दूसरे ध इध या इस धर्म को नौकरी नहीं देंगे, है ना? तो ये इस तरह का भेदभाव कोई भी नहीं कर सकता। या लिंग के आधार पे कि भई लड़की है तो लड़का है तो उसको पढ़ने का अच्छा-अच्छा खूब पढ़ा-लिखा और लड़की है तो उसको चूल्हा-चौका करने दो। इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा, भारतीय संविधान ये कहता है ना? और दूसरी बात कि अगला ये देखिए क्या है, हर एक अब से देखिए दूसरा क्या है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के बसों में यात्रा कर सकता है ना? अब भी देखिए, बसों में जब आप चढ़ते हो तो कोई पूछता क्या कि आपके साथ आप कौन-सी जाति के हो या कौन से धर्म के हो? नहीं पूछता ना, मेट्रो में भी नहीं पूछता। तो आप बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, ये लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हर जगह यात्रा कर सकता है, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में। उसके अलावा कहीं भी जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है ना? किसी भी कुएँ से पानी ले सकता है, नलके से पानी भर सकता है ना? तो आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। आप नहीं सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते, है ना? सार्वजनिक स्थल मतलब जैसे हॉस्पिटल, ऑफ़िस, है ना? और ट्रेन, बस, जहाँ मतलब पब्लिक अब बस स्टॉप, ये सब क्या होता है? सार्वजनिक चीज़, मतलब जिसका प्रयोग क्या होते हैं, हर कोई पब्लिक करती है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। टॉयलेट है, ठीक है? कौन से टॉयलेट? जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं। तो इनका प्रयोग करने से किसी भी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा, अगला क्या है? अस्पृश्यता अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, मतलब छूत-छात, जो छुआ-छूत है, उसको भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले क्या होता था,
जब ये भारत के में संविधान नहीं बना था, और कहीं-कहीं तो बच्चों आज भी होता है कि नीची जाति को लोग छूना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना-उठना पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ की भारतीय संविधान मनाही है, भारतीय संविधान में। अगर कोई ऐसा छुआ-छूत का व्यवहार करता हुआ पाया गया, तो उसके साथ क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, है ना? एक कुछ चीज़ें और हैं, हम देखते हैं कि देखिए देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को 2 तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, दूसरा, देखिए कानून के द्वारा कैसे, ये सब आपको पता है कि भारत, ये जो हमने ऊपर प्रावधान, जो ऊपर जो नियम है, प्रावधान मतलब नियम, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ मतलब नियम बनाए गए हैं। तो ये जो नियम बनाए गए हैं कि भई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता, हर एक कोई सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग कर सकता है। ये जो हमने प्रावधानों की चर्चा की, ये क्या है? ये कानून है संविधान में। और हर कोई व्यक्ति कानून के समान, हर कोई कानून के सामने जो है एक समान है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान में कैसा ये कानून है। तो पहला, समानता को ये क्यों कानून बनाए गए हैं? समानता को लागू करने के लिए। लोकतंत्र में हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो कानून बना करके, इसका मतलब कानून। दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा कैसा है? दूसरा, सरकार की योजनाओं, ठीक है, देखिए, दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ-साथ सरकार ने उन देखिए, कानून के साथ-साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ-साथ, जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हो रहा है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएँ लागू की हैं। यह योजनाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उनको अधिक अवसर प्राप्त हों। देखिए, ये योजनाएँ चलाई क्यों जाती हैं? देखिए, सरकार ने क्या है कि कुछ योजनाएँ चलाई हैं, और ये जो यो मतलब देखिए, कानून का हमने क्या कि समानता को स्थापित करने के लिए कानून के द्वारा स्थापित किया है। दूसरा कैसे किया है कि कुछ कार्यक्रम, सब उन लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं जिनके साथ हमेशा से ही असमानता का व्यवहार सैकड़ों वर्षों से होता है। मतलब जो जो क्या है, जो जो नीची जाति कहलाने वाले दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके साथ सैकड़ों वर्षों से बच्चों भेदभाव होता है। तो उनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, और ये योजना चलाई क्यों जाती है? क्योंकि इसका मतलब ये है, इसलिए चलाई जाती है ताकि जो जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, जिनको इसके कारण उनको अतीत में मतलब बहुत पहले उनको क्या अवसर नहीं मिला? उनको ये अवसर नहीं मिला कि वो अपने आप को क्या है कि समाज में बराबरी का अधिकार दिला पाएँ, है ना? समान रूप से पढ़ने-लिखने का अवसर मिले, समान रूप से खेलने-कूदने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, खेल-कूद के क्षेत्र में, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में। तो उनको, जिनको ये चीज़ नहीं मिली, उनको और अधिक अवसर मिले। तो इसलिए ये योजनाएँ चलाई जाती हैं। जैसे कि आप ये देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जाई है। क्यों क्यों चलाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए, समाज में लड़के-लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं, तो लड़कियाँ 708 पैदा हो रही हैं। तो ये भी तो बच्चों एक तरीके की असमानता है, कि लड़कियों को क्या है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया। अब देखिए, जैसे कि लाडली योजना चलाई गई है, जिससे कि क्या है कि बच्चियों को क्या मिलता है, राज्य क्या करता है, उनको जब शादी की उम्र की लड़कियाँ हो जाती है, तो उनको कुछ पैसे देता है ताकि उनकी शादी अच्छे से हो सके। तो ये योजनाएँ चलाई इसीलिए, और जैसे दिव्यांग लोगों के लिए योजनाएँ चलाई जाती हैं कि भई उनको सरकार वो कुछ उपकरण देती है, जिससे कि वो अपनी
शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना? स्मार्टफ़ोन वितरित करती है, लैपटॉप वितरित करती है दिव्यांग लोगों को। तो जिससे कि ल ब ताकि जो बच्चे हैं, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, वो क्या करें, वो पढ़ लिख सके, है ना? जो चल नहीं सकते उनको व्हीलचेयर प्रदान करती है, तो इस तरह की योजनाएँ चलाई जाती हैं। अब देखिए, अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये क्यों कराई जाती है, देखते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सर ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों में जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनको दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को ठीक है, सभी राज्य सरकारों को 2001 में उच्चतम न्यायालय ने इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी काफ़ी सकारात्मक प्रावधान हुए, मतलब काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, ठीक है? मतलब कैसे देखते हैं, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने से के कारण गरीब बच्चों ने देखिए, अब क्या हुआ, देखिए जो मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का भोजन, मध्याह्न मतलब दोपहर और भोजन मतलब तो पता ही है खाना। तो देखिए, जो दोपहर का भोजन था, ये सबसे पहला ये क्या है कि सभी जो प्राथमिक स्कूल हैं, मतलब जैसे 1 से नर्सरी से लेकर 8वीं तक जो स्कूल हैं, जिन स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएँ चलती हैं, उनमें क्या होता है कि अ उन 8वीं तक के बच्चों को क्या किया जाता है, भोजन मुफ्त में दोपहर का भोजन दिया जाता है। तो इस ये भोजन इससे इससे क्या प्रभाव हुआ? जो सबसे पहले तो मैंने बताई ये कहाँ चालू की गई थी। तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है? ये आदेश दिया कि सभी राज्य 6 महीने के अंदर-अंदर में अपने स्कूलों में ये योजना लागू करेंगे। अब ये योजना लागू करने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? ये योजना करने लागू करने का ये फ़ायदा हुआ कि इस योजना से जो गरीब बच्चे थे, वो क्या है स्कूलों में और ज़्यादा आने लगे। क्यों? देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे भारत में कितनी गरीबी है। अभी है भी और बहुत पहले थी भी। कि कोई लोग तो एक टाइम का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। कई लोगों के माता-पिता बच्चों के लिए, अपने लिए भी। तो कम से कम उनको ये हुआ कि भई कम से कम स्कूल में जाने से एक टाइम का भोजन तो मिलेगा जब स्कूल में जाएँगे तो, है ना? तो इसके कारण लोग खूब पढ़ने के लिए स्कूल में आने लगे। अब देखो, शिक्षक बताते हैं बच्चों छा जो टीचर बताते हैं कि पहले क्या होता था कि जब दोपहर का भोजन स्कूल में नहीं मिलता तो क्या होता था कि लोग लंच करने अपने घर जाते थे और वापस ही नहीं आते थे। लेकिन जब से दोपहर का भोजन स्कूल में मिलने लगा, तब से क्या हुआ, स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और बढ़ गई। अब इस जो मध्याह्न भोजन है, इससे क्या हुआ है, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी मदद मिली है। मतलब कैसे कि लोग अपने क्या है कि साथ बैठकर भोजन करते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि जब लोग आपस में बच्चे बिना किसी जाति-पाति, धर्म का भेदभाव किए बिना साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो जाति-पाति का भेदभाव है, उसको कम करने में मदद मिली है। क्योंकि जब साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो लोग ये तो नहीं देखते ना भई कौन कौन किस जाति का है, कौन क्या है। सब अपना भोजन एक-दूसरे के साथ मतलब एक-दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं। कई लोग तो भई, "ले तू भई मेरी सब्जी ले ले।" है ना? थोड़ी बहुत सब्जी उसके टिफ़िन में से ले ली, जैसा करते हैं बच्चे। तो इससे क्या है, लोग ये नहीं देखते कि कौन किस जाति का है। इससे समानता को स्थापित करने में भी मदद मिलती है। और पूर्वाग्रह क्या होते हैं, ये तो बच्चों आपने कक्षा 6 में पढ़ ही लिया था। ठीक है, अब देखते हैं। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का अ, व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी व्यक्ति धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है? देखिए, ये बात सही है बच्चों कि लोग जानते हैं, जानते-बूझते कि जो है असमानता का व्यवहार करना कानून के विरुद्ध है। मतलब ये कानून के खिलाफ है। लेकिन फिर भी लोग क्या है, दिव्यांगता और मतलब कि भई ये व्यक्ति विकलांग है,
इसके आधार पे लोग भेदभाव करते हैं, लोग दिव्यांग लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते, लोग दिव्यांग लोगों को नीची नज़रों से देखते हैं, है ना? और फिर धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं कि ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है ना? इससे लोग क्या करते हैं, समाज में क्या होते हैं, भेदभाव करते हैं कि भई ये मुसलमान है तो हम इसके साथ नहीं बैठेंगे या इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो ये गलत है ना बच्चों। हर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो लेकिन है तो वो इंसान ही, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। अब अमीरी आर्थिक स्थिति कैसे? अरे अमीर-गरीब के आधार पे लोग भेदभाव करते हैं कि भई अमीरों से तो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे और क्या कहते हैं गरीबों से लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते, है ना? देखिए रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, वेटर से देखो कैसे बात करते हैं लोग। होटल में जाते हैं तो एक वेटर होगा तो उससे क्या करेंगे, अरे भई ये तू ये ले आ, वो ले आ और मालिक से वहीं देखो कितने अच्छे से डिस्काउंट कराने के लिए कि भई जो बिल आया उसे थोड़े कम पैसे कर दे, इसके लिए देखो कैस कितना अच्छे से बिहेव करते हैं उससे। इसके लिए भी और इसके इसके स्टेटस देख के भी, कि भई उसका देखो कितना अमीर है, तो उससे अच्छे से बिहेव करते हैं। और दूसरी बात कि देखिए आप हमारे समाज हमारा जो न्याय का सिस्टम है, उसमें भी कितना भेदभाव होता है। देखिए गरीब लोग अपने लिए बहुत अच्छे से अच्छा वकील नहीं कर पाते न्याय पाने के लिए, लेकिन अमीर लोग तो क्या करते हैं, अपने लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया वकील कर लेते हैं उनको। उनको न्याय भी मिल जाता है, लेकिन गरीब लोगों को न्याय मिलने में बहुत टाइम लगता है और कई लोग तो वो न्याय इतने महँगे-महँगे वकील कर ही नहीं पाते बच्चों। तो ये भी एक तरीके का ये सरकार नहीं कर रही है, लेकिन ये स्थापित हो चुका है कि भेदभाव होता है ये। ये भी एक तरीके से भेदभाव है कि भई कोई व्यक्ति गरीब होने के कारण क्या है न्याय ना ले पाए, ये भी तो एक थोड़ी अच्छी बात नहीं है ना। हालाँकि आप जानते हैं कि कोई अगर गरीब है और वकील नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसको वकील दिलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चों वो उतना अच्छा वकील हो ही, जितना अच्छा अमीर लोग अपने पैसे के बल पे खरीद लेते हैं। अब देखिए, लेकिन कुछ चीज़ें और देखते हैं क्या है, वर्तमान में दृष्टिमान देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है अच्छा देखिए, रुकिए। तो देखिए, 1 मिनट वर्तमान 1 मिनट। दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने के सब करने सब प्रजातंत्र समाज में समानता स्थापित करना सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाज को सहयोग देना है, ठीक है? अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जो नज़रिया है लोगों का भेदभाव करने का, वो तभी बदलना संभव होगा जब लोग ये विश्वास करने लगे, लोगों को ये पता चल जाए, लोगों को ये विश्वास करने लगे कि हर एक व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उसको समान व्यवहार मिले, है ना? अब ये प्रजातंत्रीय समाज में मतलब कि जैसे जानते हैं कि बच्चों कि जहाँ प्रजातंत्रीय समाज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्रजा ही अपने शासक का चुनाव करती है कि वही चुनाव करती है कि हमारे देश में कौन हमारे देश का शासन चलाएगा। तो हम जानते हैं ना कि हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं डायरेक्ट। तो देखिए प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष मतलब एक कंटिन्यू चलता ही रहता है समानता स्थापित करने के लिए। देखिए जानते हैं अभी आप भी जानते हैं अभी भी भेदभाव हो रहा है। उसको दूर करने के लिए हमें लगातार संघर्ष करते ही रहना चाहिए। अब क्योंकि जैसे अगर कोई आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। चाहे वो भेदभाव किसी भी तरह को चाहे सरकार करे, चाहे व्यक्ति करे, चाहे कोई संस्था करे। अब हमें क्या करना चाहिए, समाज में हर एक व्यक्ति को या समाज में हर एक व्यक्ति को या संस्थाओं को या संगठनों को सहयोग देना चाहिए कि क्या किसमें सहयोग देना चाहिए? समानता स्थापित करने के लिए, है ना? अब देखिए प्रश्न है अ, देखिए प्रश्न 1 समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए भारतीय संविधान समान
समानता के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है? मतलब प्रावधान मैंने बताया था मैं आपको निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए कुछ नियम हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान है। अब देखिए हम चर्चा नहीं कर पाएँगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। ठीक है? दूसरा तीसरा है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसका मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। प्रश्न 2, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई? वर्णन कीजिए। उत्तर दो, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिली है। जब विद्यालयों में सभी विद्यार्थी बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उनके मन में समानता की भावना पनपती है। ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न कौन-सा है? प्रश्न 3, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो कौन-कौन से उपाय हैं बच्चों देखते हैं। समाज में समानता स्थापित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। समाज में समानता स्थापित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कौन-कौन से देखिए, एक समाज में अंतर-जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है? देखो, हमें शादी करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि कौन-सा व्यक्ति किस जाति का है। क्या देखना चाहिए भई कोई कितना अच्छा इंसान है ना? हमारा जीवन उस व्यक्ति के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है। सिर्फ़ ये देखना चाहिए। धर्म और जाति ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरा दूसरा समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समान भागीदारी का मौका मिले। देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाज का मतलब क्या है? हम सभी, क्योंकि एक-एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से ही समाज बनता है। तो हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए, समाज को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कों के अ, पुरुषों के समान मतलब आदमियों के समान औरतों को भी हर जगह, हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अवसर मिले। मतलब जैसे कि भई अगर आप अपने लड़के को पढ़ा रहे हैं, तो लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाना-लिखाना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि भई लड़का है तो वो कुछ भी लड़का है तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो ऐसे लड़कियों के साथ भी यही होना होना चाहिए, है ना? लड़कियों को भी लड़कों के समान जो आप चाहते हैं कि जो लड़का कर सकता है, वो लड़की भी कर सकती है। इस तरह का मन में आपको रखना चाहिए विचार। और क्या करना चाहिए कि हमें ये क्या करना चाहिए कि हाँ, ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब आगे आगे देखते हैं। तीसरा, हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए, समाज में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान अथवा रंग-रूप का भेदभाव ना हो। ठीक है? मतलब हमें ये देखना चाहिए कि भई हमें किसी के साथ भी किसी प्रकार का जैसे धर्म को लेकर, जाति को लेकर के या लिंग को लेकर के मतलब लड़का है, लड़की इस सब चीज़ को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कोरोना वायरस से आप बचकर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।